Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 4 Appointment, Role, Qualification of Directors and Meeting of Board. Let's quickly go through the synopsis first. रोल अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की कंपनी में कितने टाइप के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा एंड व्हाट इज़ द रोल. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट क्या है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरल स्टाफ, power and duties of director, civil and criminal liability of directors, inspection, inquiry and disqualifications, removal of director, types of meetings. So let's get started. रोल अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर. सबसे पहले हम देखेंगे रोल कि एक इंडिविजुअल जिसको हम अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसका काम क्या है, ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ऑफ कंपनी, की वो कंपनी की पॉलिसीज को डिटरमाइन करेगा और फिर इम्प्लीमेंट करेगा. डायरेक्टर इज एन इंडिविजुअल हु डायरेक्ट, मैनेजेस, ओवरसीज और कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. मतलब पहले तो वो पॉलिसी डिटरमाइन करके इम्प्लीमेंट करेगा, फिर वो कंपनी में डायरेक्ट करेगा. डायरेक्टर का काम क्या है, डायरेक्ट करना, मैनेज करना, ओवरसी करना या कंट्रोल करना, किस चीज़ को, अफेयर्स ऑफ द कंपनी. Director is a person who is appointed to perform the duties and functions of a company in accordance with provisions of Companies Act. Section 149 subsection 1 बोलता है कि every company shall have a board of director consisting of individuals as directors. मतलब individual ही director हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द बिजनेस. उनका काम है बिजनेस मैनेज करना, तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल. और फिर कंपनी के अदर अफेयर्स को मैनेज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना. इसलिए डायरेक्टर का प्रॉपर अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है. प्रॉपर पर्सन ही अपॉइंट होना चाहिए ताकि फिर कंपनी की ग्रोथ हो, कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. सेक्शन 152 बात करता है कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा. When no provision is made in the article, अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है फॉर द फर्स्ट ऑडिटर, मतलब सबसे पहले तो हम AOA को देखेंगे कि अगर उसमें कोई प्रोविजन है तो हम AOA की प्रोविजन को फॉलो करके डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे. बट अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है कि हमें किस तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो उस केस में सब्सक्राइबर्स टू MOA, मतलब MOA के जो सब्सक्राइबर्स थे स्टार्टिंग में, जो हम देखते हैं प्रमोटर्स होते या इनिशियली जिसने सब्सक्राइब किया था, who are individuals shall be deemed to be the first director, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे until the directors are duly appointed. ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हो गए. कब तक, जब तक कंपनी ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया है. और अगर वन पर्सन कंपनी है तो जो वन सब्सक्राइबर है, इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर. वन पर्सन कंपनी में जो वन पर्सन है वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा until the director और directors are duly appointed by the members. जब तक मेंबर्स खुद से डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते तब तक सब्सक्राइबर्स ही डायरेक्टर बन जाएंगे. अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. नॉर्मली डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड डिन. हर डायरेक्टर का एक नंबर होता है जो उसको कंपनी से मिलता है. ही विल हैव टू अप्लाई फॉर डिन टू द कंपनी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो जब तक डायरेक्टर के पास खुद का डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तब तक हम उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. Every person proposed to be appointed as director by the company in general meeting or otherwise shall furnish his dean and a declaration that he is not disqualified to become a director. मतलब जहाँ भी कंपनी किसी पर्सन को प्रपोज करिए टू बी द डायरेक्टर, तो उस पर्सन को, मतलब जहाँ कंपनी में प्रपोज किया है कि फॉलोइंग पर्सन को डायरेक्टर बनाना है, तो उसको खुद का डिन फर्निश करना है, विच इज कंपलसरी टू बी द डायरेक्टर. और उसको एक डिक्लेरेशन देना है कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. कि डायरेक्टर के जो डिस्क्वालिफिकेशन है, 164 सेक्शन बात करता है डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन का, दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. उसके बाद बोला है अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस. जब तक वो खुद का कंसेंट नहीं देता है दैट ही इज रेडी टू बिकम द डायरेक्टर टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर. और वो उसका कंसेंट जब तक रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर, 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट हमको रजिस्ट्रार को फाइल करना है. Provided that in the case of appointment of independent director, एक explanatory statement of such appointment annexed to the notice of the general meeting shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the conditions of appointment. अब independent director के केस में कुछ additional conditions है, तो जनरल मीटिंग में नोटिस देते टाइम पे हमें बताना पड़ेगा कि उसने सारे कंडीशंस फुलफिल किए टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी.
टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, अभी किस किस टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं? द फर्स्ट इज रेसिडेंशियल डायरेक्टर। क्या बोला है? 149 सबसेक्शन 3 बोलता है कि हर कंपनी के पास एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए वो है स्टेड इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में था, इंडिया में स्टे किया जिसने, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, मतलब 182 डेज और मोर। Every company should appoint a director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year, मतलब पिछले कैलेंडर ईयर में उसका इंडिया में स्टे 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ रेसिडेंशियल डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? सेक्शन 149 का सबसेक्शन 6 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर। रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स क्या बोलता है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। पहले तो क्या बोला है कि लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। और जो नीचे दिए हुए कंपनीज हैं उनके केस में कंपनी को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। किसके केस में? पब्लिक कंपनी जहां पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, पब्लिक कंपनी जहां टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो लिमिट इज 10 फॉर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर के लिए 100, और जहां आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिबेंचर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इस केस में अगर ऐसी कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। और लिस्टेड कंपनी के केस में मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अब एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंसेप्ट है, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास कम वैल्यू के शेयर्स है वो चाहे तो उनका पॉइंट रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक खुद का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आता है लिस्टेड कंपनी के केस में। पर ये एक्शन कब होगा? स्मॉल शेयर होल्डर कब डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? जब वो एक नोटिस दे रहे। नोटिस कौन दे रहा है कि हमको स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना है? इसको हम SSD भी बोलते हैं। या तो एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर देंगे या तो 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी तुम्हारे टोटल शेयर होल्डर्स है उसके 1/10 या तो 1000, विच एवर इज लोअर, उतने लोगों ने मिलके एक नोटिस देना है कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में 15,000 शेयर होल्डर्स है तो उसका 1/10 है 1500, तो या तो 1500 एटलीस्ट या तो 1000, विच एवर इज़ लोअर, मतलब 1000 लोगों ने तुम्हें नोटिस देना है कि हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। उस केस में लिस्टेड कंपनी विल हैव टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वुमेन डायरेक्टर क्या बोला है? 149(1) क्या बोलता है? कुछ कंपनीज के लिए एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना तो भी कंपलसरी है। अभी क्या क्राइटेरिया है? लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी, अनलिस्टेड पब्लिक के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा और टर्नओवर का लिमिट है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा। अगर ऐसा है तो फिर कंपनी को एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 149। फिर है एडिशनल डायरेक्टर। अगर कंपनी चाहे तो किसी इंडिविजुअल को एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। अब अल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? अगर कंपनी चाहे तो 161 सबसेक्शन 2 में अगर उसके आर्टिकल में पावर दिया है, इफ आर्टिकल कन्फर्म्स द पावर और बाय रिजोल्यूशन इज पास्ड, अगर डायरेक्टर एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स तो कंपनी उसके प्लेस पे एक अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द टाइम बिंग अपॉइंट कर सकती है। अब शैडो डायरेक्टर क्या है? शैडो डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो बोर्ड का मेंबर नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द बोर्ड, बट उसके पास कुछ पावर्स है जो लाइक अ डायरेक्टर है, मतलब ही कैन अपॉइंट द डायरेक्टर बट अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश, मतलब नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके पास कुछ डायरेक्टर जैसे पावर्स है, इसलिए हम उसको शैडो डायरेक्टर बोलेंगे। मतलब वो दिखता नहीं है बट उसका फंक्शनिंग एज अ डायरेक्टर है। अब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंट्रोडक्शन क्या है? द इंडिविजुअल एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। हाई लेवल मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, और उनका जो ग्रुप है जहाँ वो एक्ट करते सब लोग मिलके कलेक्टिवली, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग वो लेते, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग डिसीजंस, मेकिंग पॉलिसी चेंजेस, और वो जहाँ लेते जो उनकी मीटिंग है उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 149 क्या बोलता है कि मिनिमम फॉर एनी पब्लिक कंपनी देयर शुड बी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2, 1 पर्सन के केस में 1।
क्या बोला है, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के केस में 2, 1 पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम 1 डायरेक्टर तो भी कंपलसरी है। ये बात करता है सेक्शन 149। और मैक्सिमम नंबर क्या दिया है, 15 की मैक्सिमम 15। बट अगर कंपनी चाहे तो बाय पासिंग अ जनरल मीटिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ये लिमिट का 15 जो है उसको एक्सीड कर सकती है, मतलब 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। एक इंडिविजुअल एक टाइम पे 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनी दैट एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर इज 120। ये दिया है सेक्शन नंबर 165 ऑफ कंपनीज एक्ट में। फिर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 182 डेज और मोर इन अ कैलेंडर ईयर। मतलब हमारा रेसिडेंट डायरेक्टर जो हमने पिछली स्लाइड में डेफिनेशन देखा, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी स्पेसिफाइड। लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट और द मेंबर ऑफ बोर्ड शैल हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चाहिए ईडी और एनईडी का, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी एनईडी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या, जो कंपनी के डायरेक्टर है बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे फंक्शनिंग। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब दे आर द डायरेक्टर एज वेल एज दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब दे टेक पार्ट इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इन मेकिंग डिसीजंस, सो दे आर ईडी। When the board chairman is non-executive, जब चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो मिनिमम ऑफ 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर बोर्ड चेयरमैन ईडी है तो मिनिमम ऑफ हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोला है, जब बोर्ड का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो मिनिमम ऑफ 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और अगर बोर्ड का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो मिनिमम ऑफ हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। However, in case of non-executive chairman, if he is a promoter of the said listed company or directly related to promoter, अब वो NED या तो promoter है या related to promoter और a high level manager, at least half of the director will comprise of independent director। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हमने देखा तो सही कि किस किस कंपनी को एप्लीकेबल है। फॉर लिस्टेड कंपनी 1/3 और बाकी कंपनी के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या लिमिट था, जहां अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और टोटल बोरोइंग डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे हम। क्या बोला है, डिफाइंड इन द एक्ट अलॉन्ग विद सेवरल न्यू रिक्वायरमेंट्स, ड्यूटीज, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 149 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बोला है, एक्ट्स एज अ गाइड, coach, mentor to the company. Role includes improving corporate credibility and governance standard by working as a watchdog and help in managing risk. क्या बोला है, independent director will act as a watchdog, improving the corporate credibility. अगर कोई independently काम कर रहा है मतलब corporate credibility बढ़ रही है, stakeholders, shareholders will फील मोर कॉन्फिडेंट, सिक्योर्ड, तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ रहा है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर बेटर गवर्नेंस बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग वेरियस कमिटीज सेटअप बाय कंपनी। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल्स, क्या रोल्स हैं उनके, फैसिलिटेट विद स्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर्स फ्रॉम ओनर, fulfill a useful role in succession plan, on issue such strategy, performance, risk management, resource, key appointments and standards of conduct. He must support in gaining independent judgment to bear on board's deliberation. ये सारे हमने independent director के roles देखे। अब while evaluating the performance of board, independent director जब board का performance evaluate करेगा and management of the company, ऑब्जेक्टिव व्यू, उसको क्या करना है, स्क्रूटिनाइज, मॉनिटर एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस, उसको मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना है रिगार्डिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अग्रीड इन द बोर्ड मीटिंग। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, बैलेंस द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कि जो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करो, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उसको बैलेंस करो। सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी, सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर एडिक्वेट इन ऑपरेशन इन एग्जिस्टेंस, और उसका इंटीग्रिटी भी चेक करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। फिर उसने क्या, एस्टैब्लिशिंग सुटेबल लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन, किसका रेम्यूनरेशन एस्टैब्लिश करना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट इज ईडी, फिर की मैनेजरल पर्सन KMP,
और फिर सीनियर मैनेजमेंट, ये सब पर्सन का जो रेम्यूनरेशन है, सूटेबल लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लेट्स क्विकली गो थ्रू अगेन कि रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है कि वो जो काउंटरिंग प्रेशर आ रहा है ओनर से उसको बैलेंस करेगा. ही विल हेल्प इन प्लानिंग द कंपनीज फंक्शनिंग. फिर कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. वो मैनेजमेंट की जो भी हैबिट्स है, उनके जो परफॉर्मेंस है, उनको इवैल्यूएट करेगा एंड विल रिपोर्ट इट अकॉर्डिंगली कि उनका मैनेजमेंट का जो काम था वो एज पर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर वो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स को सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है तो उसको बैलेंस करेगा. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट तो सोल्यूशन शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और फिर वो KMP, ED, सीनियर मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन को एस्टैब्लिश करेगा, मतलब फिक्स करेगा, हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट द करेक्ट रेम्यूनरेशन. अब ड्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट आर हिज ड्यूटीज? रेगुलरली अपडेट एंड रिफ्रेश द स्किल्स, नॉलेज एंड फैमिलियरिटी विद द कंपनी. मतलब उसको खुद के स्किल्स, नॉलेज, फैमिलियरिटी विद द कंपनी को अपडेट करते रहना है. अटेम्प्ट टू अटेंड कंपनीज जनरल मीटिंग, कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करना है. Attend board meeting and board committee meeting being a member. Have adequate knowledge about the company and the external environment in which it operates. कि कंपनी के बारे में adequate knowledge होना चाहिए about the external environment जहाँ कंपनी ऑपरेट कर रही है. Report matters concerning the unethical behavior, actual और suspected fraud. मतलब जहाँ उसको लग रहा है कि कुछ unethical behavior है, एक्चुअल या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, मतलब चांसेस ऑफ फ्रॉड या अनएथिकल बिहेवियर बाय एनी ऑफ द मेंबर या वायलेशन ऑफ कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसको वो रिपोर्ट करना है. एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी, उसको खुद के अथॉरिटी में काम करते हुए जो इंटरेस्ट है कंपनी का उसको प्रोटेक्ट करना है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और उसके एम्प्लॉयज़ को भी. नॉट टू अनफेयरली ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी और कमिटी ऑफ द बोर्ड. पार्टिसिपेट इन द बोर्ड्स कमिटी बीइंग चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द कमिटी. Not to disclose confidential information including commercial secrets, technology, advertising and sales promotion plans, unpublished price sensitive information unless such disclosure is expressly approved by the board or required by law. क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट या जो सेल्स प्रमोशन प्लान है कंपनी का या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता. ही विल हैव टू कीप द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. अनलेस कब डिस्क्लोज कर सकता है, जब कंपनी ने खुद, बोर्ड ने एक्सप्रेसली अप्रूव किया है कि हाँ तुम डिस्क्लोज कर सकते हो या इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ. फिर असर्टन एंड इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, कंपनी हैज़ एडिक्वेट एंड फंक्शनल विजिल मैकेनिज्म. क्या है कि कंपनी के केस में अगर किसी को भी डाउट हो रहा है कि कंपनी के अगेंस्ट कुछ फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका काम है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जाके बोलना. तो विजिल मैकेनिज्म है यानी उसको इंश्योर करना काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है. Ensure that the interest of a person who uses such mechanism are not prejudicial affected on the account of such. आफ्टर दैट लीगल पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, की डायरेक्टर के लीगल पोजिशन क्या है. पोजिशन ऑफ डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी. लीगली डायरेक्टर इज नॉट अ ट्रस्टी. क्या बोला है, Trustee is a man who is the owner of the property and deals with it as principal, as owner and as a master, subject only to an equitable obligation to account to some person whom he stands in relation of a trustee. क्या बोला है, ट्रस्टी नॉर्मली एक ऐसा बंदा है उसके पास सारे ओनर के राइट्स है, बट एक ऑब्लिगेशन क्या है कि ही इज़ अकाउंटेबल टू अ पर्सन हु ही स्टैंड्स इन रिलेशन ऑफ अ ट्रस्टी. अब ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज दैट ऑफ अ पेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर इज लाइक अ पेड सर्वेंट. डायरेक्टर नेवर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिमसेल्फ बट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिंसिपल. डायरेक्टर खुद से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है फॉर हिमसेल्फ, वो प्रिंसिपल के लिए करता है, फॉर द कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर और फॉर होम ही इज एक्टिंग. इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्टर्स आर नॉट द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर नॉट लीगल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. डायरेक्टर को ओनरशिप राइट्स नहीं है प्रॉपर्टी को लेके, मीन्स दे आर नॉट द ट्रस्टी. अब क्या बोला है, डायरेक्टर एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी एंड मनी. ऑल्दो डायरेक्टर्स आर नॉट प्रॉपरली स्पीकिंग द ट्रस्टी, डायरेक्टर ट्रस्टी नहीं है, येट दे आर ट्रस्टीज ऑफ कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टीज एज दे आर बाउंड टू डील. अब यहाँ पे डायरेक्टर के पास पावर है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी या मनी के साथ डील कर सकता है, टू डील विद द कैपिटल अंडर देयर कंट्रोल एज ट्रस्ट. अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, एक्सरसाइज देयर पावर इन द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कंपनी. क्या बोला है, डायरेक्टर शुड एक्ट इन द गुड फेथ एंड एक्सरसाइज देयर पावर इन द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द कंपनी. फिर डायरेक्टर हैज ट्रस्टेड टू द पावर एंट्रस्टेड टू देम. हाँ, डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर एंट्रस्टेड टू देम, मतलब उनको जो भी पावर दिए है, यूजिंग दैट पावर दे कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी. उनको वो पावर एक्सरसाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज अ होल.
अब डायरेक्टर्स नॉट एज ट्रस्टी टू द शेयर होल्डर, क्या बोला है कि डायरेक्टर ऑक्यूपाई फिड्यूशरी कैपेसिटी ओनली इन रिलेशन टू द कंपनी, बट इंडिविजुअल शेयर होल्डर को लेकर डायरेक्टर का कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप या कैपेसिटी नहीं है, तो वो किसी शेयर होल्डर का ट्रस्टी नहीं बोला जा सकता है। डायरेक्टर नॉट अ ट्रस्टी टू द आउटसाइडर, अब कोई आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो डायरेक्टर उसका ट्रस्टी नहीं बन सकता। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज अंडर, दे आर नॉट ट्रस्टी इन द लीगल सेंस, दे ऑक्यूपाई अ फिड्यूशरी पोजीशन इन रिलेशन टू कंपनी, देयर दे आर कंसिडर्ड ट्रस्टी with respect to company's property and money, but when it is related to third person they must exercise their power bona fide in the interest of the company, they are accountable for secret profits made by them if any, they are not trusted a trustee, they are not trustee of individual shareholders। अब ट्रस्टी वाला पॉइंट हुआ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो खुद से खुद को मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक ह्यूमन एजेंसी है जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, उनका काम है कि शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करना, इसलिए हम उनको एजेंट ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। पोजिशन ऑफ डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर, डायरेक्टर have been described as managing partner because on the one hand they are entrusted with management, एक तरीके से वो कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे and control of affairs of the company, and on the other hand they are usually important shareholders of the company, इसलिए वो कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर है। अब पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एज ऑफिसर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 बोलता है डायरेक्टर आर द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ऑफिसर एज ऑफिसर्स दे में be held liable if provision of the company have not been duly complied। क्या बोला है कि डायरेक्टर को हम कंपनी के ऑफिसर्स मानेंगे, क्यों? क्योंकि they may be held liable if the provisions of the companies act have not been duly complied। अगर कोई प्रोविजन प्रॉपरली कंप्लाइड नहीं है तो हम डायरेक्टर को कंपनी के ऑफिसर्स मानेंगे, मतलब they will be liable, इसलिए हमने उनको ऑफिसर्स भी माना। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एज एम्प्लॉयज, अब जब डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय क्यों कंसिडर कर सकते हैं हम? क्योंकि वो नॉर्मली काम करते हैं अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और उनको हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं, तो डायरेक्टर को हम एज ए एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। अब एज ऑर्गन्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स have also been treated in judicial decision organ of the company for whose action the company is held liable just as natural person and be held liable for the action of his limbs। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग स्टाफ, क्या बोला है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब नीचे की दी हुई कंडीशंस फॉलो करने के बाद ही डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर सकते हैं अपॉइंटेड टू द कंपनी। पहली कंडीशन है ही हैज़ नॉट बिन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, कि उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ है फॉर एनी पीरियड और फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, फाइन 1000 से ज़्यादा या इम्प्रिजनमेंट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अभी क्या क्या एक्ट्स है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कस्टम्स एक्ट 1962, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सिक इंडस्ट्रीज कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1922, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मतलब ये सारे एक्ट, कितने एक्ट दिए हैं? 16। ये 16 एक्ट में से डायरेक्टर को कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई कॉन्विक्शन नहीं होना चाहिए इन दिस एक्ट्स, या फिर उसको फाइन एक्सीडिंग 1000 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज he will not be eligible to be appointed as a director। सेकेंड पॉइंट क्या है? नॉट बिन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, उसको प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से कभी भी डिटेन ना किया गया हो। प्रोवाइडेड दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन कॉन्विक्टेड या डिटेन्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द पर्सन बीइंग कॉन्विक्टेड या डिटेन उसको परमिशन दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो फिर नो फर्दर अप्रूवल of the central government shall be necessary for subsequent appointment of that person if he had not been so convicted or detained subsequent to such approval। अगर अप्रूवल मिल गया तो फिर से अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि अप्रूवल मिलने के बाद उसने फिर से कोई कॉन्विक्शन या डिटेक्शन नहीं किया हो।
तीसरा पॉइंट है कि उसने एज ऑफ 21, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21, मतलब वो 21 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एंड हैज़ नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 70, मतलब वो 21 से 70 एज के बीच का होना चाहिए। बट अगर उसका एज 70 से ज़्यादा है फिर भी हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, नो फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नेसेसरी फॉर सच अपॉइंटमेंट। मतलब नॉर्मली डायरेक्टर का एज 21 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 70 से कम, बट इवन इफ इज 70 हम उसके बाद भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। फिर क्या बोला है, वेयर ही इज़ अ मैनेजरल पर्सन इन मोर देन वन कंपनी, जहाँ वो एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में मैनेजरल पर्सन है। ही ड्रॉज रेम्यूनरेशन फ्रॉम वन और मोर कंपनी सब्जेक्ट टू सीलिंग प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5, मतलब जहाँ वो एक से ज़्यादा कंपनी में है और वो ज़्यादा रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहा है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। और फिर पांचवा है, ही इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर बीइंग अ डायरेक्टर ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Civil and criminal liabilities of director. Director cannot delegate his authority which is specifically imposed on them, मतलब डायरेक्टर का जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, and which involves the exercise of their own judgment and discretion. However, general tort principle makes the director personally liable if they either intentionally, डायरेक्टर कब personally liable होंगे, या तो वो intentionally या negligently उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को हार्म किया है। Here it is also noted that director who acted in good faith and within the scope of authority shall not be held liable for the tortious act of the association. It is only when director act in bad faith या outside the scope of authority और उसके वजह से किसी थर्ड पार्टी को हार्म हुआ है तो उस केस में डायरेक्टर विल बी हेल्ड लाइबल। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में बी फायर्ड विदाउट जस्ट कॉज बट द डिसमिसल में बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एसोसिएशन। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 206 क्या बोल रहा है, 206 हैज़ द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। 206 बोलता है कि अगर कभी स्क्रूटनी हो रहा है ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी या एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय हिम, कोई डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने फाइल किया है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को लगता है इज ऑफ द ओपिनियन की कंपनी से हमको और इन्फॉर्मेशन या और एक्सप्लेनेशन मंगाना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और एनी फर्दर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कंपनी इज नेसेसरी, वो रिटर्न नोटिस देगा। ही में बाय अ रिटर्न नोटिस रिक्वायर द कंपनी, क्या करेगा, ही में बाय रिटर्न नोटिस रिक्वायर द कंपनी। अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि हमें कंपनी से और डॉक्यूमेंट्स मंगाने और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मंगाना है तो वो एक रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को, क्या कि तुम और इन्फॉर्मेशन फर्निश करो या फिर डॉक्यूमेंट फर्निश करो विद इन सच रीजनेबल टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड। अब ये नोटिस कंपनी के पास आ गया, अब कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी उसके ऑफिसर्स की, वो वैसी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर और डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को विद इन द टाइम स्पेसिफाइड उसको दे दे, सबमिट कर दे, उसके सामने प्रोड्यूस करे। अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू एनी पास्ट रिकॉर्ड, ऑफिसर हु हैड बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इन दैट पीरियड, अगर पास्ट रिकॉर्ड है तो तब जो ऑफिसर था, if so be called upon by the registrar through a notice served on them in writing shall also furnish such information or explanation to the best of his knowledge। अगर पास्ट रिकॉर्ड की वजह से किसी पुराने डायरेक्टर को बुलाना पड़ा तो उसका भी काम है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सबमिट करे। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की, और इफ रजिस्ट्रार इज ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन्फॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट, या तो तुमने इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की या तो इन्फॉर्मेशन सबमिट की बट इनएडिक्वेट है, और इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन स्क्रूटनी ऑफ सेक्शन 129 डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड आर अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट इन द कंपनी एंड डज नॉट डिस्क्लोज अ फुल एंड फेयर स्टेटमेंट, तो फिर ही में बाय अनदर रिटर्न नोटिस क्या बोलेगा, वो फिर से कॉल ऑन द कंपनी टू प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन, फिर से वो कंपनी को बोल रहा है कि हमको इंस्पेक्शन के लिए तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, बुक्स पेपर्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए एज मे बी रिक्वायर्ड एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है information presented to him by any person कि business of company is being carried on fraudulent या unlawful purpose, अगर वो satisfy हुआ कि कंपनी का business fraudulent या unlawful purpose है या not in compliance with the provision of act, या if the grievances of investor are not been addressed, मतलब या तो fraudulent purpose है या unlawful purpose है, not in compliance with the provision of act या grievances of investors are not being addressed, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, may inform the company
ऑफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट इट इन अ रिटर्न ऑर्डर, कंपनी को बताएगा कि उसके अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस है. कॉल ऑन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सप्लेनेशन ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफिक देयर इन एंड कैरी आउट सच इंक्वायरी एज डीम फिट. वो कंपनी को क्या बोलेगा, हमको इन्फॉर्मेशन सबमिट करो, एक्सप्लेनेशन सबमिट करो रिलेटिंग टू द ऑर्डर, और फिर ही विल कैरी आउट इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग द कंपनी ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. वो फिर से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा जिस भी तरीके से उसको ठीक लग रही है, आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी. Without prejudice to the foregoing provision of this section, central government क्या, if satisfied that circumstances so warrant, direct inspection of books and papers of company by inspector. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है by the circumstances so warrant कि अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डायरेक्ट इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो ही में अपॉइंट अ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द बुक्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय ऑर्डर किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑथराइज करेगी टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी. अगर कंपनी ने इंफॉर्मेशन फर्निश करने में या एक्सप्लेनेशन या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज. मतलब 1 लाख से 500 पर डे. सेक्शन 207 प्रोवाइड्स फॉर कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. क्या बोला है, अगर रजिस्ट्रार ने बुक मंगाई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 206, तो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटी है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करेंगे with such statement information as may be required by registrar या inspector and shall render all the assistance. अब registrar या inspector ने making an application of inquiry under 106 में during the course of inspection केस में भी make और cause to be made copies. अब registrar और inspector चाहे तो वो बुक्स की कॉपीज बना सकते हैं, और place or cause to be placed any mark of identification in such books in token of the inspection having been made. अब वो चाहे तो उसमें कुछ मार्क कर सकते हैं इन द बुक्स गिवन, या तो उसका कॉपी मांग सकते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी शैल हैव ऑल द पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड. मतलब रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को सारे पावर्स मिलेंगे जो एक सिविल कोड के पास होते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely क्या matters के केस में discovery and production of books of accounts, other documents, place and time, summoning and enforcing the attendance of person, examining them on oath, inspection of book, register and other documents of the company at any other place. If director of the company or officer disobeys the direction of registrar, so he will be punishable with imprisonment which may extend to 1 year and fine not less than 25,000 but which may extend to 1 lakh. Director officer has been convicted of an offence under this section, so convicted be deemed to have vacated his office, disqualified फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन द कंपनी. अगर डायरेक्टर या ऑफिसर के अगेंस्ट कुछ पेनाल्टी लगी इन दिस केस मतलब इन दिस सेक्शन 207, तो फिर ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, और जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टरशिप है वो उसको वेकेट करनी पड़ेगी. अब सेक्शन 208 क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड. रजिस्ट्रार को जो बुक्स मिले, जो उसने बुक्स मंगाए थे अंडर सेक्शन 206 और जो बुक्स उसने 207 में मंगाए थे, उस बेसिस पे वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट टू CG, कि वो CG को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा recommending that further investigation into the affair of the company is necessary, giving the reasons. अब वो क्या बोल रहा है कि further investigation चाहिए, कि अगर उसको लग रहा है कि further investigation ज़रूरी है तो वो रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब हम और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं. सर्च एंड सीजर वेर अपॉन इंफॉर्मेशन इन द पोजीशन और अदरवाइज रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर हैज़ रीजनेबल ग्राउंड, उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है वो टू बिलीव कि बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू KMP डायरेक्टर या ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इफ द कंपनी हैज़ नॉट अपॉइंटेड CS आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, मल्टीलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटेड. उसको क्या लग रहा है कि जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या म्यूटिलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड. म्यूटिलेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, डिफेक्टिव. तो वो क्या बोलेगा
एक स्पेशल कोर्ट से वो ऑर्डर लेगा क्या, फॉर द सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर्स, एंटर इनटू असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सर्च द प्लेस ऑफ बुक्स वेयर सच बुक्स आर केप्ट। वो प्लेस सर्च करेगा कहाँ बुक्स रखे हैं एंड देन विल आस्क फॉर द सीजर। स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेके वो सीज कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफ़ ही हैज़ द डाउट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के डिस्ट्रॉय होने वाले, म्यूटिलेट, अल्टर्ड या फॉल्सिफाइड। सीज कर दिया उसने बुक्स को आफ्टर अलाउिंग द कंपनी टू मेक कॉपीज एक्सट्रैक्ट, मतलब कंपनी चाहे तो खुद के पास एक कॉपी रख सकती है, अदरवाइज बुक्स को इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार सीज करेगा। फिर वो रिटर्न कर देगा बुक का, अब नॉट लेटर देन 180 days आफ्टर सच सीजर टू द कंपनी फ्रॉम हुज कस्टडी सच बुक्स हैव बीन सीज्ड, मतलब नॉट लेटर देन 182 days वंस यू टुक द बुक, मतलब सीजर हुआ तो 180 days के अंदर तुमको बुक्स कंपनी को फिर से रिटर्न करने हैं। Provision of the Code of Criminal Procedure 1973 relating to search of seizure shall apply same mutatis mutandis, मतलब same to every search and seizure made under this section। अब 210 बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इफ इज ऑफ द ओपिनियन क्या इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो जब उनको रिपोर्ट मिला 208 में या स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द कंपनी कि हम चाहते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो, या इन पब्लिक इंटरेस्ट वो कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा। इफ़ द ऑर्डर इज पास्ड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल in any proceeding before it that the affairs of the company out to be investigated, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है कि कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। क्या बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, कैसे लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208। 208 का रिपोर्ट कहाँ से आता है, 206 और 7 दोनों में कंपनी से रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स मंगाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते, उसके बेसिस पे इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट देते 208 में सीजी को। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर सीजी को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है या जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है बाय द मेंबर्स की कंपनी के अफेयर्स को वो इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते, या इफ़ इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो 210 में इन्वेस्टिगेशन होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के लिए एक या उससे ज़्यादा इंसान को एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी जो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा एंड रिपोर्ट देयर इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। फिर 211 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो वो एक ऑफिस को एस्टैब्लिश करेगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड रिलेटिंग टू अ कंपनी की। कंपनी से रिलेटेड फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपॉइंट करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। उसका काम क्या है, सेटअप बाय सीजी इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन डेटेड शैल बी डीम्ड टू बी द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। The serious fraud investigation office shall be headed by a director, उसमें एक director रहेगा, and consist of such number of experts from the following fields to be appointed by the central government from among us persons of ability, integrity and experience। मतलब it will be headed by director और बाकी के जो लोग रहेंगे उनका ability, integrity, expertise किस चीज़ में चाहिए, बैंकिंग, corporate affairs, taxation, forensic audit, capital market, IT, law और सच अदर फील्ड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उसने एक डायरेक्टर को तो अपॉइंट कर दिया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच एक्सपर्ट एंड अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय इन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी। जितने चाहे उतने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है जितना उसको ज़रूरी लग रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर, एक्सपर्ट एंड अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब 210 में क्या बोला है कि हमने एस्टैब्लिश तो कर लिया ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि अब इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO। कब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा, by report of 208, by general meeting, special resolution या public interest में, on request from any department of the central government or state government। Central government may by order assign the investigation into the affairs of the said company। Central government by order क्या बोलेगी, investigation करेगा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड में डेजिग्नेट
such number of inspector as it may consider necessary. When any case has been assigned by the central government to SFIO, जब कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने SFIO को असाइन किया है तो फिर कोई दूसरी इन्वेस्टिंग एजेंसी बीच में अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं ला सकती है. दिस विल कंटिन्यू. इट शैल नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर विथ एंड कंसर्न्ड एजेंसी शैल ट्रांसफर द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू SFIO. बाकी जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सब SFIO को सबमिट कर देंगे. Where the investigation into the affair of the company has been assigned by central government to SFIO, फिर वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कंडक्ट होगा एज पर दिस चैप्टर, और फिर रिपोर्ट हम CG को सबमिट करेंगे, क्योंकि CG वॉज द वन हु टोल्ड कि हम चाहते हैं कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो बाय SFIO, तो रिपोर्ट भी CG को ही सबमिट होगा. Director Serious Fraud Investigation Office shall cause the affairs of the company to be investigated by an investigation officer. कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु हैज़ द पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 217. कंपनी उसके ऑफिसर एम्प्लॉयज हु आर और हैव बीन इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट, शाल बी रिस्पॉन्सिबल. उनकी ड्यूटी है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट या असिस्टेंस मांग रहा है तो मैं रिक्वायर फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. दे विल हैव टू असिस्ट इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट एंड असिस्टेंस. अब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस, अगर पता चला कि कुछ दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, मतलब अगर ऑफेंस कवर्ड अंडर 447 है, अगर फ्रॉड है तो फिर शैल बी कॉग्निजेबल एंड नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दो सेक्शन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इट विल नॉट बी बेलेबल अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज. पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी मिली टू अपोज एंड उसने वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया, ही अपोज्ड. द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमेंस द ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल. पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी थी टू अपोज द एप्लीकेशन एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी उसने अपोज किया और कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल अश्योरेंस मिला है, रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, और अगर हमने उसको बेल दी तो ही विल नॉट कमिट द ऑफेंस अगेन, तो उस केस में हम बेल दे सकते हैं इवन इन द केस ऑफ फ्रॉड. Limitation on granting of bail specified in subsection 6 in addition to limitation under Code of Civil Procedure or any other law for time being in force on granting of bail. अगर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या SFIO office authorized in the behalf by CG by general or special order on the basis of material in his possession reason to believe, उसके क्या पास reason to believe है that any person has been guilty of an offence punishable under section referred to in subsection 6, तो उस केस में मतलब 447 में he may arrest such person and shall as soon as be informed on the grounds of such arrest. फ्रॉड के केस में जैसे ही पता चला तो he must arrest the person as soon as possible. अब बोला है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है या SFIO शाल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट के बाद क्या करेगा, वो अपना कॉपी अलॉन्ग विद मटेरियल इन पोजीशन विल फॉरवर्ड इट टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इन अ सील्ड एनवलप. वो पूरे डिटेल्स SFIO को फॉरवर्ड कर देगा इन अ सील्ड एनवलप इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड SFIO ऑफिस शैल कीप सच ऑर्डर एंड मटेरियल फॉर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब जो भी इंसान जिसको हमने अरेस्ट किया अंडर सेक्शन 8 शैल विद इन 24 आवर्स बी टेकन टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 8 में हमने उसको अरेस्ट किया, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस में बी, provided that 24 hours shall exclude the time necessary for journey from the place of arrest. 24 hours में time necessary for journey will not be included. Central government if so directs, the SFIO shall submit an interim report to the CG. अगर CG चाहे तो बीच से एक interim report SFIO को सबमिट करने बोल सकता है. ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन SFIO रिपोर्ट सबमिट करेगा CG को. Notwithstanding anything contained in the act, a copy of investigation report may be obtained by a person concerned by making an application. जो भी concerned person है वो भी by giving the application to CG investigation report की copy ले सकता है. On receipt of the investigation report, central government may, after examining the report,
डायरेक्ट द SFIO टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी। रिपोर्ट को एग्जामाइन करने के बाद वो बोलेगा कि चाहे तो यू कैन इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन एंड ऑफिसर एम्प्लॉय हु आर और हैव बीन इन द एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर दो। अब notwithstanding anything contained in the act, investigation report filed with the special court for framing or charge shall be deemed to be the report filed by the police under section 173. Any investigation or action taken or initiated by SFIO shall continue to proceed under the act. मतलब कि जो भी सेक्शन 17 में हमको समझा कि रिपोर्ट थी, रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट के अगेंस्ट जो भी एक्शन है वो प्रॉपरली हम लेंगे। In case serious fraud investigation office has been investigating any offence under this act, state government, police authority या any other investigating agency, income tax authority shall provide all such information to the SFIO। मतलब SFIO को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से मिल सकती है, तो he will ask and the following agency will provide the information to the SFIO. SFIO shall share any information or document available with any investigation agency, central government, police authority, income tax authority which may be relevant or useful for investigating agency, state government, police authority or income tax authority in respect of any offence or matter being investigated or examined by it under any other law. अब सेक्शन 213 बोलता है इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर इन अदर केसेस। और दूसरे केसेस में कब इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड, कौन एप्लीकेशन दिया है, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, मतलब 100 मेंबर्स, और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, किसके केस में, जहाँ शेयर कैपिटल नहीं है, और नॉट लेस देन 1/5 अगर शेयर कैपिटल नहीं है। तो शेयर कैपिटल है तो 100 members or 1/10 of voting power in the case of company having share capital, or not share capital तो 1/5 of the voting power and supported by such evidence as may be necessary, चाहे तो investigation conduct करवा सकता है। या फिर application किसने दिया है, made by any other person if it is satisfied that circumstances suggesting that business of the company is conducted to defraud the creditor या fraudulent purpose, unlawful purpose के लिए, या फिर manner oppressive to the members, oppressive मतलब उनके लॉस में, पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जिसने फॉर्मेशन किया, हैव बिन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियांस और अदर मिसकंडक्ट, या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी हैव नॉट गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल। मतलब या तो पहले तो मेंबर्स ने कंप्लेन किया दैट वी वांट इन्वेस्टिगेशन, या एनी अदर पर्सन जिसका बोलना है कि कंपनी का बिजनेस इज बिन कंडक्टेड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर या फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल के लिए पर्पस के लिए, फॉर्मेशन के टाइम पे फॉर्मेशन वॉज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मेंबर्स, पर्सन्स, मिसफियांस कंडक्ट, या फिर सारी इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट की, तो फिर उस केस में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टी कंसर्न, इन्वेस्टिगेशन होगा बाय एन इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सीजी, एंड वेयर सच ऑर्डर इज पास, फिर जो ऑर्डर पास होगा, सीजी शैल अपॉइंट वन और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन एज इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी in respect of such matters and to report thereupon to it in such manner as the central government may direct। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी और फिर बाद में इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करें एंड रिपोर्ट इट इन सच मैनर एज सीजी में डायरेक्ट। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, 169 सेक्शन बात करता है डायरेक्टर के रिमूवल के बारे में। अब कंपनी डायरेक्टर को कैसे रिमूव कर सकती है, अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, मतलब जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से एक डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर 242। मतलब अगर डायरेक्टर अंडर 242 है तो कंपनी उसको रिमूव नहीं कर सकती है कि ट्रिब्यूनल ने खुद ने अंडर सेक्शन 242 डायरेक्टर को कंपलसरी अपॉइंट किया था, बट नॉर्मली बाकी डायरेक्टर को कंपनी जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, बट after giving opportunity of being heard. Special notice is required of any resolution to remove a director under this section, special notice लगेगा, or to appoint somebody in place of director so removed at the meeting at which he is removed।
अब नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन मिलने के बाद टू रिमूव द डायरेक्टर कंपनी क्या करेगी, सेंड द कॉपी टू द डायरेक्टर कंसर्न, कंपनी कॉपी भेज देगी टू द डायरेक्टर कंसर्न एंड द डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड ऑन द रिजोल्यूशन एट द मीटिंग। अब जहां नोटिस वेयर नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ अ रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर, जहां नोटिस मिल गया कि हम डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, डायरेक्टर कंसर्न उसको क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, वो चाहे तो रिप्रेजेंटेशन देगा एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी इफ द टाइम परमिट्स टू डू सो। Notice of the resolution given to the members, state the fact of the representation have been made and send a copy of representation to every member। मतलब जो डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं उसको एक रिप्रेजेंटेशन देने का चांस मिलेगा टू द मेंबर्स, और अगर टाइम परमिट कर रहा है तो विद द रिजोल्यूशन कंपनी क्या करेगी, रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को फॉरवर्ड करेगी, रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मेंबर्स को सेंड करेगी टू whom the notice of meeting is sent, and if the copy of representation is not sent as aforesaid due to insufficient time or for the company's default, director may without prejudice to his right to be heard orally require that representation shall be read out in the meeting। अगर members को हम नहीं सबमिट कर पाए ड्यू टू द कंपनीज डिफॉल्ट तो डायरेक्टर क्या बोलेगा, मुझे रिप्रेजेंटेशन ओरली कंपनी के मीटिंग में पढ़ने दो। अब जो वैकेंसी हो गई डायरेक्टर को रिमूव करने से, इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और बोर्ड, तो जो वैकेंसी है उसको कौन फिल करेगा, अनदर डायरेक्टर इन हिज प्लेस एट अ मीटिंग इन विच ही इज रिमूव्ड, जिस मीटिंग में उसको निकाला उसी मीटिंग में, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ द इंटेंडेड अपॉइंटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2। अब जो डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट ऑन विच प्रेडिसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट रिसीव्ड। मतलब पहले के जो डायरेक्टर को रिमूव किया उसका जो रिमेनिंग पीरियड था उतने टाइम तक के लिए जो न्यू डायरेक्टर आया अनदर डायरेक्टर, वो उतने टाइम के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसका रिमेनिंग पीरियड 6 मंथ्स था तो न्यू डायरेक्टर भी 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता है। इफ द वैकेंसी इज नॉट फाइल्ड तो हम उसको कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब nothing in this section shall be taken as depriving a person removed under this section of an compensation or damage payable to him in respect of termination of his appointment as director as per terms। मतलब इस सेक्शन की कोई भी जिस डायरेक्टर को कंपनसेशन या डैमेज क्लेम करने से नहीं रोक सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ termination of his appointment as a director or term of his appointment as director or any other appointing terminating factors with that director या or as derogating from any power to remove director under this section। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग की कंपनी के कितने टाइप्स के मीटिंग होते हैं, मीटिंग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक तो शेयर होल्डर्स के मीटिंग होते हैं, उसमें भी टाइप्स है, जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, फिर डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की मीटिंग्स होती है। अब मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स उसमें क्या है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब बिजनेस कमेंस होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग शेयर होल्डर का होता है उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलेंगे। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल शुड होल्ड अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर विद इन 6 months बट नॉट अर्लियर देन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी फॉर्म होने के बाद हर कंपनी 6 महीने के अंदर एक मीटिंग लेगी मेंबर्स का, जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलेंगे, बट नॉट अर्लियर देन 1 month। मतलब कमेंसमेंट के 1 महीने के अंदर ही नहीं लेना है, बट 6 महीने के अंदर एक मीटिंग होंगी शेयर होल्डर्स की, उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलेंगे। यूजुअली द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज द फर्स्ट जनरल मीटिंग, इसको हम फर्स्ट जनरल मीटिंग बोलेंगे। इट इज कंडक्टेड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली एक ही बार होती है तो वंस इन द लाइफ टाइम। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल नीड नॉट कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ अ कंपनी, यूजुअली हेल्ड वंस इन अ ईयर, नॉर्मली एक बार होती है। एजीएम कैन बी कंडक्टेड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक whether limited by share or guarantee, having or not having share capital. As the name suggests, meeting is to be held annually. Annually हम held करते हैं to transact the ordinary business of the company. फिर है extraordinary meeting. अब ये क्या है,
स्टैट्यूटरी मीटिंग और एजीएम को हम लोग ऑर्डिनरी बोलेंगे और बाकी की सारी मीटिंग को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेंगे. एज द वेरी नेम सजेस्ट, मीटिंग्स आर कन्वेंट टू डील द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर्स के लिए जो मीटिंग होता है हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं, दैट इज ईजीएम. एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन 96 है और ईजीएम का सेक्शन 100 है ऑफ कंपनीज एक्ट, विच फॉल आउटसाइड द यूजुअल बिजनेस. मतलब यूजुअल बिजनेस के बाहर के जो टॉपिक्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर्स है, उस केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आर जनरली कॉल्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग सम अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस. मतलब कुछ अर्जेंट या स्पेशल बिजनेस के लिए हम ईजीएम बुलाते हैं, विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड टिल द नेक्स्ट ईजीएम. मतलब अगले ईजीएम तक हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. कोई पर्टिकुलर मैटर जो स्पेशल है, जिसमें मेंबर्स का होना ज़रूरी है, एंड द मैटर कैन नॉट बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट ईजीएम, हम अगली ईजीएम तक नहीं रुक सकते, इसलिए हम लोग ईजीएम बुलाएंगे. एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस, क्योंकि स्पेशल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. अब क्लास मीटिंग क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्लास का मीटिंग है. अब शेयर होल्डर्स में अलग अलग टाइप्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस. तो अगर इक्विटी का मीटिंग है तो इक्विटी क्लास का हो गया, प्रेफरेंस का है तो प्रेफरेंस क्लास का. मतलब मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर एंड सो ऑन. क्लास मीटिंग आर जनरली कंडक्टेड व्हेन इट इज प्रपोज टू. कब क्लास मीटिंग होती है? प्रपोज टू अल्टर वेरी अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास. जब पर्टिकुलर क्लास के राइट्स को हम अफेक्ट कर रहे, चेंज कर रहे, तब क्लास मीटिंग होती है. Thus, for effecting such change, it is necessary that a separate meeting of the holder of those shares is to be held. कि नॉर्मली जब क्लास के राइट्स अफेक्ट हो रहे तो इट इज़ नेसेसरी कि हम एक सेपरेट मीटिंग लें, क्लास मीटिंग लें, और वो जो मैटर है हम उसको उस मीटिंग में अप्रूव करें बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. तो यहाँ क्लास मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन होता है. अब डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है हम उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन. सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी और पॉलिसी हम यही डिस्कस करते हैं. तीसरा मीटिंग है मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर. ये पर्टिकुलर क्लास मीटिंग है जहाँ से डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा है. कब होता है ये? जब कंपनी टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या मॉडिफाई कर रही है डिबेंचर होल्डर के राइट्स, या उनका इंटरेस्ट रेट चेंज कर रही है, या उनको कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल कर रही है, या रिडेम्पशन के टर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में वो लोग मीटिंग बुलाएंगे. जो मीटिंग होगा वो आइदर इन द ट्रस्ट डीड होगा और एंडोर्स्ड ऑन द डिबेंचर बॉन्ड सो दैट दे आर बाइंडिंग अपॉन द होल्डर ऑफ डिबेंचर एंड अपॉन द कंपनी. देन वी हैव मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस आर नॉट मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी. यहाँ कंपनी का मीटिंग नहीं है. दे आर हेल्ड वेयर द कंपनी प्रपोजेस टू मेक द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर. अगर कंपनी क्रेडिटर्स के साथ कुछ अरेंजमेंट करना चाहती है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब सॉर्ट ऑफ कुछ किसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है, तो ऐसे किसी अरेंजमेंट में जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वहाँ हम क्रेडिटर का मीटिंग बुलाएंगे, उनको सारे टर्म्स समझाएंगे, तो उस केस में क्रेडिटर का मीटिंग होता है. दैट इज मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स. सो लेट्स वंस अगेन गो टू द सिनॉप्सिस. हमने देखा था कि डायरेक्टर्स क्या है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेप्ट देखा था, फिर लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजरियल स्टाफ, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड डिस्क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशंस, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एंड सो ऑन. So I hope you understood the topic. Thank you.